और गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग डेनियल सेल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? द टाइप ऑफ सेल इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब यहाँ आपका कह सकते हो, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो कहेंगे द सेल इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब यहाँ जो ड्राइविंग फोर्स है जो इस सेल को ऑपरेट करेगा वो है सम केमिकल रिएक्शन। मतलब सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा तभी आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन होने के लिए अगर हम डेल्टा जी की बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इस गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में अगर आप जाएंगे तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल का एक ट्रिक बताया है। लीना मांगे जान है, लीना मांगे जान है, कोई आया कल है, कोई आया कल है, ठीक है। उसके बाद है नहीं सब भागो, नहीं सब भागो, तो यहाँ हो जाएगा नाइट्रेट, सबसे सल्फेट, आखिर में भागना है किसको? फ्लोराइड को। तो ये ऑर्डर है रिडक्शन पोटेंशियल का, जबकि प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है जो ऑर्डर रिडक्शन पोटेंशियल का होगा उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर होगा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल का। कहाँ से आया है ये बात हम लोग इसी गैल्वेनिक सेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका हेल्प लेके हम गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस कंस्ट्रक्शन में हमारा आईयूपीएसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आईयूपीएसी कहता है कि आपका है ना, आपका जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन होना है, जहाँ रिडक्शन होना है उसको राइट लिखेंगे और जहाँ ऑक्सीडेशन होना है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? लेफ्ट लिखेंगे। मतलब आप कैथोड को हमेशा राइट बनाएंगे और एनोड को हमेशा क्या बनाएंगे? लेफ्ट बनाएंगे। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा आईयूपीएसी कहता है, ऐसा आपको भी मानना पड़ेगा, है ना। मतलब ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीज़न सिंपल सी बात है कि दुनिया भर में इसी के एप्लीकेशन पे जितनी भी छोटी छोटी बैटरीज आती हैं जो आपके घड़ी में यूज़ होती हैं या खिलौने में यूज़ होती हैं, हाथ वाली घड़ी में यूज़ होती हैं, सब में अगर देखेंगे कहीं भी जाएंगे, कहीं से भी सेल खरीद के अपने घड़ी में लगाएंगे तो आपका घड़ी आराम से ऑपरेट होगा, बढ़िया से चलेगा। इसका मतलब आईपीसी ने सेट कर रखा है कि भाई कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और जो भी सेल बनाया जाएगा या मैन्युफैक्चर करा जाएगा उस सेल में जो कैथोड होगा वो राइट साइड में होना चाहिए, एनोड क्या होना चाहिए? आपका लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर अलग अलग चीज़ें से बनने लगे तो आप सोच लीजिए कितनी मुश्किल पैदा हो जाएंगी अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो आईपीसी की बात मानते हैं और इसको हम लोग बनाते हैं। और हम लोग बनाने के लिए इलेक्ट्रोड जो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या लेते हैं? कंटेनर, उस कंटेनर में हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टैंडर्ड जो आपका गैल्वेनिक सेल बनाया गया है उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। एक यूज़ करते हैं हम लोग ZnSO4 और एक हम लोग यूज़ करते हैं CuSO4 एक्वस मीडियम में, ठीक है ना। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हम Zn+ और Cu+ की बात करें तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। और आईपीसी कहता है कि जिसका रिडक्शन जल्दी होगा, जिसका आरपी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको हम राइट साइड में क्या करेंगे? बनाएंगे। या उस आप देखिए अभी समझ जाओगे आप, 2 कंटेनर लेने हैं, एक कंटेनर ऐसा लेना है, ठीक। सारा प्रोसीजर ध्यान से समझेंगे, 100% समझ में आएगा। 2 कंटेनर लेना है, इस कंटेनर में आप लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में और राइट साइड वाले कंटेनर में, राइट साइड वाले कंटेनर में हमने एक्वस मीडियम में कॉपर सल्फेट को भर लिया है। यहाँ आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, CuSO4 आपका एक्वस है, इलेक्ट्रोलाइट आपका बढ़िया से डिज़ोल्व हो गया है, ब्लू कलर का होता है। अगर आपको करना हो घर पे प्रैक्टिकल तो इसका कलर क्या होता है बेटा? ब्लू कलर होता है। इसमें हमने डाल दिया है क्या? कॉपर सल्फेट जो ग्रे कलर का होता है एक्वस मीडियम में आपका गया ZnSO4 का सोल्यूशन इसके अंदर गया, ये आपका ग्रे कलर का होता है अगर आप देखेंगे तो।
आपको कुछ नहीं करना है, आपके कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप करना है और जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक के इलेक्ट्रोड को क्या करना है, डिप करना है। और पहले भी बात हो चुकी, अगर हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो उस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन में कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन प्लेटिनम के अलावा अगर किसी और मेटल का इलेक्ट्रोड लिया जाता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो हमने क्या करना है, हमको इसके अंदर डालना है कॉपर का इलेक्ट्रोड, यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दिया और इसको हमने क्या कर दिया है, ये हमारा एक जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया। और इस अभी तक समझ लीजिए, अभी तक कुछ नहीं होना है सोल्यूशन में आपको पता है कि यहाँ Cu+2 और SO4- होंगे, खूब सारे होंगे, है ना। बना देते हैं हम लोग Cu+2, है ना, फिर बनाते हैं SO4-2, यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं भाई Zn+2 SO4-2, फिर आपका यहाँ Zn+2, फिर आपका SO4-2, ये सब बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब आयन है। आयन को किसी मेथड से आइसोलेट नहीं कर सकते, हम सबको अच्छी तरह से पता है बेटा ये बात। अब इसमें कुछ भी नहीं हो रहा होगा, इसको होने के लिए हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस, जो करंट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। जैसे आपने कनेक्ट किया प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। अब हम आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि जो जिंक है इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कॉपर से क्या है, ज़्यादा है। ये ओपी की बात कर रहा हूँ, जिंक का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कॉपर से ज़्यादा है, आप देख सकते हो, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से क्या है, आपका ज़्यादा है। जैसे कनेक्ट करेंगे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। एनोड कैथोड कौन है, कैसे है, ये बिल्कुल हम लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर कर पता है कि आपका जो एनोड है वहाँ जब भी होगा क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, और जो कैथोड है वहाँ जब भी होगा क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। ये मैंने आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बढ़िया से बता रखा है, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। अब कैसा चार्ज डेवलप होगा ऐसी कोई बात नहीं करी गई, ऐसा कोई स्टैंडर्ड बात नहीं होती है, बट एनोड पे जब भी होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे जब भी होगा रिडक्शन। अब हमको पता है कि जिंक का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कॉपर से ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए यहाँ होने क्या वाला है। यहाँ Zn+2 है तो इतना इलेक्ट्रॉन तो लॉस करेगा नहीं। होने क्या वाला है, आप ध्यान से समझिएगा, ये जो मेरा जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है, पहले से पता होना चाहिए, और ये जो इलेक्ट्रोड मैंने थोड़ा सा थिक कर दिया है, ये इलेक्ट्रोड आपका किसका है, जिंक का है। तो एनोड पे क्या घटना घटेगी इसको ध्यान से समझिए। एनोड में यहाँ लिखता हूँ, अभी एनोड पे कोई चार्ज वार्ज नहीं लिखता हूँ, बट एनोड पे जब भी होगा हमेशा क्या होगा बेटा, एनोड में थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, हमेशा शिकायत रहती है आप लोगों को। एनोड पे हमेशा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अभी चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, Zn+2, तो यहाँ से करना नहीं है, तो पहले से बेचारा लॉस इलेक्ट्रॉन क्या गरीब है। ये जो मेरा जिंक का इलेक्ट्रोड है, यही समझना है आपको, ध्यान से समझना है। ये जो मेरा जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड अपने 2 इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस पे छोड़ के सोल्यूशन में Zn+2 के फॉर्म में चला आएगा। फिर से समझिए, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, जिंक की ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपका ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये खुद ही आयनाइज होने लगेगा, ये अपने आप को आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में लेके आएगा और इलेक्ट्रोड पे 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ये एनोड पे हो रही है घटना। फिर अगर दूसरा जिंक, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, तो दूसरा एटम भी आना चाहेगा, लेकिन दूसरे एटम को थोड़ी समस्या होगी, यहाँ पोटेंशियल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिए, समस्या कैसे होगी, जब दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे छोड़ रहा होगा तो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उस आने वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपके सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ गया है, नेगेटिव चार्ज का नंबर कम हो गया है। इस कंडीशन में जब दूसरा कोई जिंक प्लस आयन इसके अंदर और आना चाहेगा, कंटेनर थोड़ा और बड़ा ही कर लेता हूं मैं आपका, जब कोई और आपका Zn+2 आना चाहेगा, तो जब और कोई Zn+2 आना चाहेगा तो पहले से प्रेजेंट Zn+2 इसका क्या करने वाले हैं, अपोज करने वाले हैं। फिर भी आपको पता है कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइज होगा। तीसरे को तो बेचारे को बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है, फिर भी ओपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ के यहाँ चला आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरा का पूरा जिंक इलेक्ट्रोड अपने आप को आयनाइज कर लेगा, अपने आप को पूरी तरह से आयनाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारा अपोजिशन का प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ समय बाद यहाँ रिएक्शन रुक भी सकती है,
रिएक्शन रुकने का रीज़न क्या है कि यहाँ आपके बहुत सारे प्लस चार्ज हो जाएंगे और यहाँ बहुत सारे माइनस चार्ज हो जाएंगे, और जब जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये जिंक ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, तो आपका डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगा, तो आपका इमीडिएटली आपका रिएक्शन क्या कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और जो कुछ भी होना है होना क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक हम लोग कराते हैं और देखते हैं। और यहाँ ध्यान से अगर समझेंगे तो यहाँ जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसका खुद ऑक्सीडेशन हुआ है और एनोड पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ है, नेगेटिव। तो हमने पहले भी कभी भी नहीं बताया कि चार्ज कैसे एनोड पे प्लस होगा या माइनस होगा, जब भी एनोड पे होगा या ऑक्सीडेशन होगा, ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है। तो आप देखिए जो जिंक का मेरा इलेक्ट्रोड है बेटा, ये Zn जो है, जो इलेक्ट्रोड है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सरफेस पे छोड़ के और सॉल्यूशन में Zn+2 के फॉर्म में चला आएगा, और ये नोड पे होने वाला रिएक्शन है, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ के नाम से भी क्या करा जाता है, जाना जाता है। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो अब और आपको इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है। मज़ा क्या आने वाला है आपका, यहाँ सरफेस पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो हो ही गए हैं, यहाँ जब ये काम हो रहा है तो कॉपर भी अपना कुछ कारनामा कर रहा था। कॉपर का आरपी की वैल्यू ज़्यादा है, ओपी की वैल्यू क्या है, तो इसका होना है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए जो कैथोड है, अब ऑब्वियसली पता लगा कैथोड पे इन फ्यूचर में कैसा चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि एनोड पे आ गया है माइनस। तो आप देखिए कैथोड पे क्या घटना घटेगी, इसको हम लोग रिडक्शन हाफ कहते हैं। क्या हो रहा है इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लेने को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यहाँ Cu+2 भूखा है ही है भाई, डिफिशियंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा इसको ही समझना है आपको। सपोज करो ये कॉपर का ये कॉपर के आयन गायब कर दिया मैंने। गायब क्यों किया, क्योंकि सरफेस से 2 इलेक्ट्रॉन को लिया। यहाँ जो कॉपर का सरफेस है, क्योंकि मेटल है उसके सरफेस पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ से सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, तो वहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज आया और खुद इलेक्ट्रोड पे कॉपर क्या हो गया भैया, यहाँ डिपॉजिट हो गया। पहला एटम ने ऐसा काम किया। दूसरा एटम क्या करेगा, दूसरा एटम भी यही काम करेगा, क्योंकि आरपी की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन इसको समस्या होगी। समस्या क्यों होगी, क्योंकि जब दूसरा 2 प्लस चार्ज डेवलप होंगे तो पहले से पॉजिटिव चार्ज वाले उसको क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले। बट आरपी की वैल्यू ज़्यादा है, तो ऐसा कारनामा होगा क्या कि दूसरा कॉपर का आयन भी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और सरफेस पे Cu+2 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको हटा देता हूँ। इसी तरह से आपका अगर तीसरा होता है यहाँ SO4, तीसरा अगर कॉपर आयन होता तो वो भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेता और इसके सरफेस पे बढ़िया से यहाँ क्या हो जाता भैया, डिपॉजिट हो जाता। तो मतलब कैथोड पे हो क्या रहा है, ये जो आपके सोल्यूशन के अंदर, मतलब एक्वस जो सोल्यूशन के अंदर है, ये कॉपर आयन, ये सरफेस से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिया आपका, और सरफेस पे कॉपर के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में क्या हो गया, आपका डिपॉजिट हो गया। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, ये आपका रिडक्शन हाफ हो गया। ओवरऑल आपके सेल में ऐसा कारनामा हो चुका है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 2-3 बातें और समझ में आएंगी, जिसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन होपफुली समझ में आ गया होगा। यहाँ आपके जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आप समझिए इस सर्किट में, जहाँ सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसके अपोजिट में क्या डेवलप हो जाता है बेटा, करंट डेवलप हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर तक जाएगा और करंट कॉपर से जिंक तक जाएगा, और ये ओवरऑल आपके गैल्वेनिक सेल के अंदर रिएक्शन होगा। और इस रिएक्शन में और क्या बातें हैं मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप इसका एक बढ़िया स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिर मैं अब देखिए बेटा, ये जो मैंने आपको गैल्वेनिक सेल बताई है, फिर से मैं यहाँ कंस्ट्रक्ट करके बताया आपको कि आपका जो एनोड है उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोड खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, और जो कैथोड है वो आपका क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आपका जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है और इस सर्किट में करंट आ गया। मतलब डेल्टा जी नेगेटिव हमेशा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, रीज़न है कि कुछ समय बाद यहाँ प्लस चार्ज का नंबर ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ कॉपर आयन बचेंगे ही नहीं, जो आपके सरफेस से इलेक्ट्रॉन ले, आपका रिएक्शन रुक जाएगा। इस कंडीशन में आपको करना कुछ नहीं। सपोज करो है भी, मान लो कुछ कॉपर आयन है भी, लेकिन ये जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती जा रही है,
बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास समस्या है कि सल्फेट आयन को निकालें कैसे। अगर सल्फेट आयन निकल जाता तो आपका कारनामा होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कभी भी आयन को सेपरेट करने का हमारे पास को तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, कोई सिस्टम है नहीं। और यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ आपके सोल्यूशन में Zn+2 आयन ज़्यादा हो जा रहे हैं। इस कंडीशन में हम लोग एक यू शेप के अगर एल्गी जो होता है, एल्गी उससे बना हुआ एक यू शेप का यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ट्यूब लगाएंगे। यहाँ कॉटन का प्लग लगाते हैं। सिंपल, आप ध्यान से समझिए इसका काम क्या है। इसका काम क्या, सपोज करो यू शेप का एक पाइप है और 2 बॉटल है, उस पाइप को ऐसे लगा दिया आपने, और पाइप को जैसे एक बार 2 बार ऊपर नीचे करेंगे, इधर से पानी उसके ऊपर चढ़ेगा, तो इधर से आपका वाटर जाएगा, इधर से वाटर जाएगा। बस इस वाटर में Zn+2 का नंबर ज़्यादा होगा और इस वाटर में सल्फेट माइनस का नंबर ज़्यादा होगा। ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो आपका यहाँ सॉलिड ZnSO4 क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। तो यहाँ से आपका Zn+2 निकल जाएगा, यहाँ से आपका सल्फेट निकल जाएगा, और फिर से डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी निगेटिव हो जाएगी। और जो आपका ये जो गैल्वेनिक सेल है, जहाँ आपका इसमें नेगेटिव चार्ज डोमिनेंट हो रहा था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो रहा था, ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज आया है, इस सॉल्ट ब्रिज यहाँ से निकाला Zn+2 को और यहाँ से निकाला सल्फेट को, और इस रिएक्शन को इलेक्ट्रिकली क्या करके रखा है, न्यूट्रल बना के रखा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, रिएक्शन को होने देता है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव बनाए रखता है, और ये रिएक्शन को न्यूट्रल भी बनाए रखने का क्या करता है, काम करता है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और आप देख लीजिए ध्यान से, 2-3 टर्मिनोलॉजी यहीं पे समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ आपका प्लस चार्ज डेवलप हो गया है, यहाँ माइनस चार्ज डेवलप हो गया है, यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा है, तो आपका ये 2 पोल डेवलप हो गए हैं, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, है ना। और 2 पोल के बीच में अगर हम डिफरेंस एनर्जी की बात करते हैं, तो इस एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इन दोनों के बीच में आपका अपोजिट पोल डेवलप हुआ है, इसीलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम केवल पोटेंशियल नहीं कहते, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। यहाँ भी यही काम हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम ई से डिनोट करते हैं बेटा, ई से डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन भी चार्ज हो गया है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, है ना। तो जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव और सोल्यूशन में पॉजिटिव, वैसे यहाँ अगर कैथोड की बात करें तो यहाँ नेगेटिव, आपका सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोड पे तो आपका पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ भी डबल पोल डेवलप हो गए, यहाँ भी पोल डेवलप हो गए, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, इसीलिए आप कैथोड, इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, इसलिए एनोड के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, EOP कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो कैथोड पे होगा बेटा, कैथोड पे जो होगा उसको हम लोग ERP कहते हैं, इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं आप देख लीजिए, एनोड पे आपका हो क्या रहा है, Zn से Zn+2 बन रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे EZn/Zn+2, ये आपका एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। और जो कैथोड पे हो रहा है उसको हम लोग लिखेंगे ECU+2 से क्या हो रहा है आपका Cu, ठीक। अब देखिए यहाँ आपके बुक में एक और टर्म दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या दिया है भैया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी आप देखे होंगे बुक में कहीं स्टैंडर्ड है तो आपका E0 लगा देता है, जैसे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, तो आपका यहाँ डेल्टा G नॉट लगता है। वैसे उसी तरह से जब भी कोई चीज़ नाम के आगे स्टैंडर्ड लगता है तो पोटेंशियल डिफरेंस वही है, डेफिनेशन वही है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब होगा
जब आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी मोलरिटी यूनिटी होगी। किसी एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बातें सब वही होंगी, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है बस केवल एक बात ध्यान देना है, इलेक्ट्रोलाइट जो आपने यूज़ करना है उसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सारी बातें वही हैं। यहाँ पे भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में होगा E0 Zn/Zn+2 और Rb के रिस्पेक्ट में होगा E0 Cu+2/Cu। तो बातें वही हैं। अगर हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब कहलाएगा जब इलेक्ट्रोलाइट की मोलरिटी कितनी होगी, आपकी 1 होगी, और इलेक्ट्रोलाइट की मोलरिटी कुछ भी होगी तब हम यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हम लोग कहते हैं। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई। अब इससे हमारा कैसे न्यूमेरिकल आता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बाद में बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं इसको। तब तक आप इसका हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट इसका एक ले लीजिए आप। अब देखिए आज के लेक्चर का एकदम आखिरी फेज चल रहा है बेटा, है ना। अब हमने बता दिया भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एनोड पे अगर हम बात करते हैं, एनोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो आपका है ई है Zn/Zn+2, और जो कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है, कैथोड जो रिडक्शन हो रहा है आपको पता है Cu+2/Cu। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट जो आपका है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जब मोलरिटी 1 मोलर होगी, उस समय इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। तो आप देखिए एनोड पे तब वही ऑक्सीडेशन होगा आपका, जहां आपका E0 Zn/Zn+2 यहाँ लिखा जाएगा, और कैथोड के लिए बस सिंपल सी बात लिखी जाएगी रिडक्शन के टर्म में Cu+2/Cu। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक और घटना घट गई है। घटना क्या घट गई है, यहाँ तो भैया इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक के बीच में बात करते करते इस सेल को तो हम भूल ही गए। सेल को भूले कैसे, यहाँ भी एनोड पे नेगेटिव चार्ज और कैथोड पे कैसा पॉजिटिव चार्ज। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इन गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ये क्या कहलाएगा, ई सेल कहलाएगा। और ई सेल फाइंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ई कैथोड माइनस ई एनोड। आपको कभी भी ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिखना नहीं है, क्योंकि राइट साइड में अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी हमेशा कैथोड होगा और कैथोड पे हमेशा होगा रिडक्शन। और समझ लीजिए आईयूपीएसी कहता है कि चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन, ऑल डेटा आपका होना चाहिए इन टर्म ऑफ आरपी, राम प्रसाद। सारा डेटा आपका रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लिखा जाना चाहिए। मतलब अगर हम ई सेल फाइंड करते हैं तो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, और कैथोड भी होता है रिडक्शन, एनोड भी होता है ऑक्सीडेशन। और अगर हमको ई सेल लिखना हुआ तो ई सेल इज इक्वल टू कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है भाई, तो कैथोड रिडक्शन हो रहा है Cu+2/Cu माइनस ई। एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन आईपीसी कहता है कि कोई भी डेटा हम ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लिखते ही नहीं है, हर एक डेटा को हम लोग लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। तो आप देख लीजिए ई Zn/Zn+2 ना लिखने की बजाय हम लोग लिखते हैं Zn+2/Zn। बस सिंपल सी यही बात आपको जानना है। अगर एनोड पे ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की वैल्यू -10 है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपकी +10 में होगी। बस इतना हिस्सा ही अंतर है। न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। और समझते हैं, अगर हमको स्टैंडर्ड लिखना हुआ, स्टैंडर्ड लिखेंगे तो हम लोग E0 लगा देंगे। E0 सेल इज इक्वल टू E0 Cu+2/Cu माइनस E Zn+2/Zn। इस तरह से हम लोग यहाँ भी E0 होगा, है ना। यहाँ से भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का फाइंड कर सकते हैं, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, और किसी एक का इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसी के रिस्पेक्ट में हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट मेटल या नॉन मेटल, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का हम जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो प्रैक्टिकल का विषय है, प्रैक्टिकल करके हम लोग फाइंड करेंगे। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बताएंगे, और इस तरह से आपका पूरा गैल्वेनिक सेल 20 से 25 मिनट में क्या हो जाएगा खत्म। तो आप देखिए गैल्वेनिक सेल में होने वाला रिएक्शन है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। एनोड किससे मिलके बना होता है, एनोड जिस मेटल से मिलके बना होता है आपका जिंक है, और कैथोड जिस मेटल से मिलके बना है वो आपका क्या है, कॉपर है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे दो लाइन खींचेंगे, ये लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्ट ब्रिज को। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एनोड, जिस मेटल का बना होता है एनोड, कॉमा एनोड प्रोडक्ट, एनोड प्रोडक्ट। फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग कैथोड प्रोडक्ट, फिर कॉमा लिखते हैं कैथोड। इसी तरह से आपका ये रिप्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल का। तो आप देख लीजिए, अगर हम इसमें बात करेंगे तो एनोड बना है जिंक का, एनोड का जो प्रोडक्ट है आपका वो है Zn+2। फिर यहाँ दो लाइन खींचेंगे, सॉल्ट ब्रिज को बताएगा, चाहो तो यहाँ सॉलिड लिख लो, यहाँ आप एक्वस लिख लो, है ना, ये सॉल्ट ब्रिज को बताएगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ कैथोड प्रोडक्ट। कैथोड का जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका Cu+ सल्फर है, और आपका जो कैथोड बना हुआ है, जो कैथोड बना हुआ है जिस इलेक्ट्रोड का, उस इलेक्ट्रोड का नाम भी क्या है आपका कॉपर है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरह से आपका पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया है। अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक